चलिए टॉप 10 इंटरनेशनल हेडलाइन से शुरुआत की है और अब आते हैं अपने पहले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। अपना पहला मुद्दा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ है। चलिए पीछे की स्क्रीन भी चेंज करेंगे और आपको विस्तार से समझाएंगे आज का मुद्दा आपके लिए क्या है। आपको याद होगा बात चुनाव की क्यों आ जाती है कि भाई दिल्ली चुनाव में जीत के बाद अब एक तरीके से विश्व फतेह की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। दिल्ली जीत के बाद विश्व फतेह। एआई समिट के मंच पर पहुंचकर पीएम मोदी ने अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी के साथ मैक्रो, जेडी वेंस और ट्रूडो भी मौजूद रहे। पेरिस में ये एआई शिखर सम्मेलन है और इसकी सह अध्यक्षता से पहले एक स्वागत रात्रि भोज में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने पीएम मोदी का जो है गले लगाकर स्वागत किया। वहीं पीएम मोदी ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और पेरिस में अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रो से मिलकर खुशी उनको हुई ये जाहिर किया। रात्रि भोज में पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी मुलाकात की जो एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस में हैं। पीएम कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ बातचीत की। इससे पहले दिन में पीएम मोदी अपने दो देशों के दौरे के पहले चरण के लिए पेरिस पहुंचे जो बाद में उन्हें अमेरिका ले जाएगा। फ्रांस की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी पेरिस में मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता और व्यापारिक नेताओं को संबोधित करना, ये सब कुछ प्लान में। पेरिस पहुंचते ही उनका प्रवासी भारतीयों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी और मैक्रों प्रतिबंधित और प्रतिनिधि मंडल दोनों प्रारूपों में चर्चा करेंगे और भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित करने का भी बात यहां पर। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी यात्रा का द्विपक्षीय खंड मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए 2047 के रोड मैप पर प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगा। बुधवार को दोनों नेता प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए मार्सिले में कॉमनवेल्थ वॉर गेम्स कमीशन द्वारा ग्रेव्स कमीशन द्वारा बनाए गए मजारुग्रेज युद्ध कब्रिस्तान का जो है दौरा करेंगे। वे मार्सिले में भारत के नवीनतम महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक ये मोदी की फ्रांस की 6ठी यात्रा है। वहीं पीएम मोदी 13 फरवरी को वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस पर भी नजर बनाए रखिएगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार और सैन्य साझेदारी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। इस मुलाकात से इसमें और मजबूती आने की संभावना है। भारत और अमेरिका एक साझा रणनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। 2016 में अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया था, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में तेजी आई। इसके अलावा 2018 में भारत को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर 1 का दर्जा मिला, जिससे भारत को सैन्य और दोहरे उपयोग की तकनीकों तक अधिक सुविधाजनक पहुंच हासिल हुई। भारत के सामने लड़ाकू विमान F-21, बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट और F-15EX ईगल जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों की खरीदने की प्रस्ताव जो है वो मौजूद है। ये विमान भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएंगे और अमेरिका के साथ सैन्य सामंजस्य को मजबूत करेंगे। अमेरिका से MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर और सी गार्डियन अनमैन्ड एरियल सिस्टम की आपूर्ति संभव है, जिससे भारतीय नौसेना की टोही और सामरिक क्षमताओं में वृद्धि होगी। भारत ने पहले ही अपाची अटैक हेलीकॉप्टर और लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर की खरीद की है। इस बैठक में इन रक्षा सौदों को और विस्तार देने पर चर्चा हो सकती है। अमेरिका और भारत टाइगर ट्रायम्फ जैसे त्रिसेवा अभ्यास और मालाबार जैसे नौसैनिक अभ्यासों के माध्यम से सामरिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। इस बैठक में इन सैन्य अभ्यासों को और विस्तारित करने पर सहमति बन सकती है। विदेशी सैन्य बिक्री और प्रत्यक्ष वाणिज्यिक बिक्री के तहत हथियारों और रक्षा तकनीक की खरीद को सुगम बनाया जा सकता है। तो ये शानदार हथियार जो हैं वो भारत के खेमे में आ सकते हैं। ये उड़ते हुए वो राक्षस हैं, वो खतरनाक हथियार हैं जो किसी को भी एक तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। 13 फरवरी को पीएम मोदी अब जो है ट्रंप की जो है मीटिंग। तो नौसेना के लिए उन्नत हेलीकॉप्टर और ड्रोन क्या यहां पर संभव है, तमाम बातें। अब अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। बात करेंगे हमास की और सीज फायर की।
नाम का युद्ध विराम। मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूं कि क्या वाकई युद्ध विराम हुआ है? हमास ने सोमवार को इजरायल पर सीजफायर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है और कहा है कि गाजा ने अगली सूचना तक इजरायली बंधकों की रिहाई पर रोक लगा दी है। हमास के इस फैसले के बाद से दोनों के बीच फिर से संघर्ष शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। हमास सैन्य शाखा के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि शनिवार को होने वाली अगली निर्धारित बंधक रिहाई तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि इजरायल सीजफायर समझौते का पालन नहीं करता और पिछले हफ्तों की भरपाई नहीं करता। अबू उबैदा ने यह कहा कि शनिवार को इजरायल और फिलिस्तीनी बंधकों की अदला बदली होनी थी, जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीनियों कैदियों के बदले में 3 और इजरायली बंधकों को रिहा किया जाना था। इसके बाद इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि हमास की घोषणा ने सीजफायर समझौते का उल्लंघन किया है और उन्होंने सेना को गाजा और घरेलू रक्षा के लिए उच्चतम स्तर की तत्परता बरतने के निर्देश दिए हैं। एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू मंगलवार सुबह डिफेंस, एनएसए और विदेश मंत्री के साथ बैठक करेंगे। मिस्र के 2 सुरक्षा सूत्रों ने सोमवार को मीडिया को बताया कि मध्यस्थों को युद्ध विराम समझौते के टूटने का डर है कि भाई ये समझौता टूट सकता है क्या। कतर और मिस्र ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर इस समझौते की मध्यस्थता की है, यानी मिडलमैन बना। वहीं इस मामले को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है, चेतावनी दी है। ट्रंप ने हमास से 2 टूक कह दिया है कि अगर गाजा में बंधक बनाए गए सभी 73 जो लोग हैं उनको शनिवार दोपहर तक रिहा नहीं किया गया तो वे इजरायल हमास सीजफायर को खत्म करने और हमास के खात्मे का प्रस्ताव रखेंगे, यानी हमास को साफ कर देंगे। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ओवल ऑफिस में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि जॉर्डन और मिस्र गाजा से फिलिस्तीनी शरणार्थियों को लेने से इनकार करते हैं तो वे उनकी मदद रोक सकते हैं कि भाई तुम शरणार्थी नहीं लेते हो तो तुम्हें पैसे भी क्यों दिए जाएं। इससे पहले दिन में उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीनियों को उनकी प्रस्तावित अमेरिकी नेतृत्व वाली अधिग्रहण योजना के तहत गाजा लौटने का अधिकार नहीं होगा। बता दें कि अब तक समझौते के पहले 42 दिवसीय चरण में रिहा किए जाने वाले 33 बंधकों में से 16 घर लौट आए हैं। साथ ही 5/3 बंधकों को भी अनधिकृत रिहाई के तहत वापस लौटा दिया गया है। इसके बदले में इजरायल ने सैकड़ों कैदियों और बंदियों को रिहा किया है, जिनमें घातक हमलों के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी और युद्ध के दौरान हिरासत में लिए गए फिलिस्तीनी लोग शामिल हैं। वहीं हमास की घोषणा के बाद इजरायली बंधक परिवारों और उनके समर्थकों ने सोमवार रात को तेल अवीव के उस क्षेत्र को घेर लिया जिसे अब बंधक चौक के रूप में जाना जाता है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर समझौते को ना छोड़ने का दबाव डाला। प्रदर्शन में लगभग 2000 से ज्यादा लोग शामिल थे। तो ये मुद्दा भी अब आपको हमने, अब चलिए और भी आपको बताते हैं अभी भी हमास के कब्जे में कितने लोग हैं। 73 बंधक यहां पर अभी भी मौजूद हैं और फिर से इनके बीच में जो है एक तरीके से युद्ध की आशंका जो है वो चल रही है आगे और ये रुकने का नाम जो है वो बिल्कुल नहीं ले रही। अब इस मुद्दे से भी आगे बढ़ेंगे, अगले मुद्दे का रुख जो है वो करेंगे कि अगला मुद्दा जो क्या है वो भी आपको बताऊं। अगला मुद्दा बांग्लादेश से जुड़ा हुआ होगा, जहां पर बांग्लादेश के चुनाव की बात हम आपके सामने रखेंगे। ये मुद्दा हमास का था। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी को आश्वासन दिया कि उनकी अंतरिम सरकार दिसंबर तक आम चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। ये जानकारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के शीर्ष नेता ने दी। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने अंतरिम सरकार प्रमुख के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि यूनुस ने हमें बताया कि वो दिसंबर तक चुनाव कराने के लिए काम कर रहे हैं। आलमगीर पार्टी की स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद और सेवानिवृत्त मेजर हाफिजुद्दीन अहमद के साथ, जो मुख्य सलाहकार के साथ 1.5 घंटे की बैठक में वो शामिल हुए। आलमगीर ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चिंता व्यक्त की क्योंकि ये इस सरकार की प्रमुख विफलताओं में से एक है। हालांकि सरकार ने कहा कि वे इसे नियंत्रित करने के लिए काम कर रही है। आलमगीर ने हाल ही में हुई घटनाओं पर भी सरकार की आलोचना की, जैसे कि धान मंडी की घटना जिसमें बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर को भीड़ ने तोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार इन घटनाओं की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती और इन घटनाओं के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। आलमगीर ने यह भी कहा कि पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई, जो सरकार की एक बड़ी विफलता है। हालांकि सरकार ने कहा कि वो इसे नियंत्रित करने के प्रयास कर रही है। साथ ही आलमगीर ने सरकार के हालिया सुरक्षा अभियान डेविल हंट पर भी चिंता व्यक्त की। ये खबर कल दिन भर छाई रही, डेविल हंट। इसके साथ ही
उन्होंने कहा कि इस अभियान में निर्दोष लोगों को नहीं फंसाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बीएनपी राष्ट्रीय चुनाव से पहले किसी भी स्थानीय चुनाव को स्वीकार नहीं करेगी। इसके अलावा नजरुल इस्लाम खान के नेतृत्व में एक और बीएनपी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएस नाजिरुद्दीन से मुलाकात की ताकि चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। अब क्या वाकई चुनाव होंगे या नाटक होगा बांग्लादेश में, ये आने वाला वक्त बताएगा। हिंदू विरोधी तो ये हैं ही। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। दिलचस्प है। देखिए, त्रेता युग में हनुमान जी ने रावण की लंका में आग लगाई थी। अब कलयुग में आपको बताएं, एक बंदर ने श्रीलंका को अंधेरे में डुबो दिया है। बीते 36 घंटे से श्रीलंका में ब्लैकआउट है। ब्लैकआउट होने की वजह से कोलंबो समेत देश के कई हिस्सों में बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप है और शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। रात के वक्त लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं, तो दिन में एसी, कूलर और पंखे बंद होने की वजह से गर्मी झुलसा रही है। श्रीलंका में यह हालात बीते 36 घंटों से बने हुए हैं। तमाम प्रयासों के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। दरअसल 9 फरवरी की सुबह 11 बजे अचानक श्रीलंका में बिजली गुल हो गई। पहले लोगों ने इसे सामान्य पावर कट समझा, लेकिन देखते ही देखते समझ आया कि यह पावर कट किसी एक शहर में नहीं बल्कि पूरे देश में हुआ था। फिर सवाल उठने लगे कि श्रीलंका में अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरा देश अंधेरे में डूब गया। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्रालय की माने तो इसकी वजह एक बंदर है। श्रीलंका में एक बंदर की वजह से देशव्यापी पावर कट हो गया। सरकार की माने तो कोलंबो में मौजूद पावर स्टेशन में एक बंदर घुस गया। बंदर ने पावर स्टेशन के सिस्टम में कुछ गड़बड़ी कर दी, जिसकी वजह से पावर स्टेशन बंद हो गया। दावा है कि बंदर की वजह से पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया। हालांकि श्रीलंका सरकार के इन दावों की पोल वहां की मीडिया खोल रही है। पावर कट के बाद श्रीलंका के स्थानीय अखबार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जो ब्लैकआउट के पीछे एक बंदर का हाथ होने के दावों पर सवाल उठाती है। इसके मुताबिक श्रीलंका के इंजीनियर कई सालों से सरकार को रिपोर्ट भेज रहे थे, जिसके मुताबिक श्रीलंका को अपने पावर ग्रिड को अपग्रेड करने की जरूरत है। ऐसा नहीं करने पर देश को बार बार ब्लैकआउट का सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के 8 और कर्मचारियों को बंधक बनाए जाने के बाद वैश्विक संस्था ने यमन के हूथी विद्रोहियों के गढ़ में मानवीय सहायता अभियान स्थगित कर दी है, यानी रोक दी है। संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को एक बयान में कहा कि उत्तरी सादा प्रांत में सभी मानवीय सहायता अभियानों और कार्यक्रमों को रोकने का निर्णय आवश्यक सुरक्षा शर्तों और गारंटी की कमी के कारण लिया गया है। देखिए, जहां पर अगर सुरक्षा नहीं दी जा सकती और इनको मुफ्त का राशन, मुफ्त की सुविधाएं देते रहें तो कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। हाल के महीनों में विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के कई कर्मचारियों के साथ ही सहायता समूहों, नागरिक समाज संस्थाओं और यमन की राजधानी सना में अमेरिकी दूतावास से जुड़े व्यक्तियों को भी बंधक बना लिया था। इससे पहले यमन के सरकारी बलों ने देश के तेल समृद्ध प्रांत मारिब को निशाना बनाकर किए गए हूथी समूह के कई हमलों को विफल कर दिया। इसमें 2 हूथी विद्रोही मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। स्थानीय सैन्य अधिकारी ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि पिछले 48 घंटे के दौरान हूथी विद्रोहियों ने तेल समृद्ध मारिब प्रांत पर हमले तेज कर दिए थे, जिसके जवाब में सरकारी बलों ने मारिब के कई युद्ध क्षेत्रों में अभियान चलाया। अधिकारी ने कहा कि सरकारी बलों ने उत्तरी मारिब में राघवान मोर्चे पर हूथी आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। इससे हूथी विद्रोहियों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि हूथियों को तगड़ा नुकसान हुआ है। सरकारी अधिकारियों ने हूथी विद्रोहियों पर भारी तोपखाने, कत्यूशा रॉकेट्स, ड्रोन और स्नाइपर सहित कई हथियार प्रणालियों का उपयोग करके आक्रामक कार्रवाई जारी रखने का आरोप लगाया है। हूथी समूह ने मारिब में इन कथित सैन्य घटनाक्रमों पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। यमन के सबसे बड़े तेल क्षेत्रों का घर मारिब प्रांत हाल के वर्षों में तेज लड़ाई का केंद्र बिंदु बन रहा है और इसमें हूथी बलों ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण बाहरी क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया है। वहीं अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से 6 महीने तक चलने वाले युद्ध विराम के प्रभावी होने के बाद से झड़पों में कमी आई, लेकिन युद्ध विराम आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2022 में खत्म हो गया। चलिए, मन तो और भी था, और भी मुद्दे आपके लिए, आपसे साझा करने के लिए, लेकिन समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे नए मुद्दे आपके लिए वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।